अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ये टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में इस टॉपिक से ये सवाल आता है कि हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स लिखने होते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय नील बोहर इन 1913 बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोहर की जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है ये किस फॉर्म में हो रही है? क्वांटा की फॉर्म में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। पोस्टुलेट्स मीन्स मेन पॉइंट्स जो थ्योरी के हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स मीन पॉइंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। सबसे पहला पॉइंट बोहर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस हो गया। ये क्या है? ऑर्बिट्स। बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, बट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बोहर ने क्या कहा? सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब जो ऑर्बिट हैं वो कैसे हैं? सर्कुलर है। ठीक है, इस बात को याद रखना कि इसने क्या कहा? सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि आगे हमने बोहर के डिफेक्ट्स भी डिस्कस करने हैं और एक डिफेक्ट उसका ये भी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दीज ऑर्बिट सिचुएटेड एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, जैसे कि ये अगर न्यूक्लियस है तो ये ऑर्बिट्स हैं। ने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये एक ख़ास डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से, और इन्हीं ऑर्बिट में हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमें न्यूक्लियस से एक ख़ास डिस्टेंस पर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ भी हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी, और यहाँ हर जगह। ऐसा नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस से ख़ास डिस्टेंस पे, क्योंकि ऑर्बिट कहाँ है? सिचुएटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस। एक ख़ास डिस्टेंस पे ही ऑर्बिट मौजूद है। यहाँ ऑर्बिट नहीं है। अब इसने बात की एनर्जी के बारे में। ठीक है, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी। इसने क्या कहा कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनकी अपनी एक ख़ास एनर्जी है। ठीक है, बोहर ने क्या कहा कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनकी अपनी एक एनर्जी है, और जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इंक्रीज डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके नाम होते हैं KLMN। फर्स्ट ऑर्बिट को हम क्या कह देते हैं? K। सेकेंड ऑर्बिट को हम कह देते हैं L। ठीक है, KLM, इसको हम M कह देते हैं, फिर N ऑर्बिट आ गया। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिट हैं ये चारों। अच्छा, अब K की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम, क्योंकि K कहाँ है? न्यूक्लियस से बिल्कुल करीब। और जैसे हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, एनर्जी ऑर्बिट की क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। K की एनर्जी कम होगी। ठीक है, फिर L की K से थोड़ी सी ज़्यादा, फिर M पर जब हम आएंगे तो ये K और L दोनों से ज़्यादा, फिर N की उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो जितना हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से उतनी ही एनर्जी क्या होती जाएगी? ज़्यादा। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, K तक एनर्जी कम। L तक जाएं, L तक कितना डिस्टेंस है? ज़्यादा, एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, M तक आओगे, डिस्टेंस बढ़ गया, एनर्जी मज़ीद बढ़ गई। N तक आएंगे तो और डिस्टेंस बढ़ गया, एनर्जी भी बढ़ गई। तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट बढ़ती जाएगी जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स एप्रोप्रिएट ऑर्बिट इट नाइदर लॉस नॉर गेन एनर्जी। कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में है वो ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही वह एनर्जी को लॉस करता है। ठीक है, ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ना ही वो एनर्जी इमिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक K शेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं दो, नंबर 1 नंबर 2। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? अपने इस K शेल में। तो ये ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है अभी, और ना ही ये एनर्जी को इमिट कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग एक्साइटेशन। अब बोहर ने ये बताया कि एक्साइटेशन के दौरान क्या होता है। ठीक है, एक्साइटेशन मीन्स कि जब एटम को बाहर से एनर्जी मिल गई है, जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक एटम, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है K। ठीक है, फर्स्ट शेल है। ये क्या है? L शेल, सेकेंड शेल। अब एक है लोअर शेल, एक है हायर।
ठीक है। लोअर शेल मीन्स लोअर एनर्जी लेवल मीन्स कि वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से करीब है। मतलब अगर हम के और एल की बात करें तो इसमें लोअर कौन सा होगा? के, क्योंकि ये न्यूक्लियस से करीब है, लोअर है। इसके ऊपर है एल, तो एल क्या हो गया? हायर एनर्जी लेवल। ठीक है। अब एम अगर आ गया, एम, अब एम क्या हो गया? के और एल से हायर है, ठीक है, इसके ऊपर है। तो इस तरह जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? हायर एनर्जी लेवल्स। के और एल में कंपैरिजन करोगे, एल क्या होगा? हायर, के लोअर। एल और एम में कंपैरिजन करोगे तो एम क्या हो जाएगा? फिर हायर, फिर एल क्या हो गया? लोअर। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब एक्साइटेशन के दौरान क्या है? फॉर एग्जाम्पल के शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हर शेल की अपनी एक एनर्जी होगी, जो कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया। के शेल की एनर्जी है फॉर एग्जांपल E1। ये किसकी एनर्जी आ गई? के शेल की, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की। सेकंड शेल L है, इसकी एनर्जी हो गई फॉर एग्जांपल E2। अब एक्साइटेशन के दौरान क्या होता है? बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब के शेल की तो अपनी एक ख़ास एनर्जी है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपनी एक ख़ास एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है, ठीक है। बट अभी क्या हुआ? एनर्जी बाहर से मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब क्या इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि इस ऑर्बिट की जितनी अपनी एनर्जी है, ख़ास एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? उससे ज़्यादा, क्योंकि उसने बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं रह सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर के एनर्जी लेवल्स में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, क्योंकि हमने पहले बात की कि जो हायर एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती जाती है? ज़्यादा। के में इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, बट के की एनर्जी क्या है? कम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? ये ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? हायर एनर्जी लेवल में। के से निकल के वो कहाँ पर आ जाएगा? एल में, क्योंकि एल की एनर्जी क्या है? एज़ कम्पेयर टू के ज़्यादा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ड्यूरिंग एक्साइटेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, इस बात को समझ लो, एब्जॉर्ब एनर्जी। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? वो हायर एनर्जी लेवल्स में मूव कर जाएगा। अच्छा, अब वो किस ऑर्बिट में जाएगा? यहाँ तो एग्जाम्पल मैंने दी, एल में जा रहा है, बट एम शेल भी तो है, एन शेल भी तो है, तो किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? ये डिपेंड करता है कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अगर थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, कम अमाउंट है एनर्जी का, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? एल में। बट अगर एनर्जी उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब की है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? वो और ज़्यादा हायर लेवल में मूव करेगा। के से निकल के फिर वो एम में भी आ सकता है, एन में भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है। ये बात समझ में आ गई कि एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और लोअर एनर्जी लेवल से फिर वो हायर एनर्जी लेवल्स में मूव कर जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो उसने बाहर से एब्जॉर्ब की है, क्या ये इसकी अपनी एनर्जी है? ये इसकी अपनी एनर्जी नहीं है। तो जिस तरह से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगा? उस एनर्जी को इमिट कर देगा, निकाल देगा, लॉस कर देगा, क्योंकि ये एनर्जी उसकी अपनी नहीं थी, उसने बाहर से ली हुई थी। ये इसने क्या किया? एनर्जी को इमिट कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस कर दी। अभी वो कहाँ पर था? एल शेल में। एनर्जी लॉस कर दी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस की, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अब क्या वो इस एल शेल में सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अब एल शेल की तो एनर्जी ज़्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस कर दी, उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम। अब वो इस एल शेल में नहीं रह सकता। अब वो वापस से मूव कर जाएगा अपने के शेल में। एल से कहाँ पर आ गया वो? के में। ठीक है, तो जब वो रिटर्न होगा वापस से, वो क्या करेगा? रेडिएट एनर्जी, इमिट एनर्जी, लॉस एनर्जी, सारे एक ही वर्ड्स हैं। ठीक है, एक्साइटेशन में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे मूव कर गया था। नेक्स्ट में क्या हुआ? उसकी अपनी एनर्जी नहीं, उसने वो एनर्जी फिर इमिट कर दी, लॉस कर दी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई। अब वो हायर शेल में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो दोबारा से कहाँ मूव कर जाएगा? हायर टू लोअर। ठीक है, तो दो बातें याद रखना। एक्साइटेशन में क्या हो रहा है? एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और लोअर से हायर में मूव कर रहा है। जब
वो रिटर्न हो रहा है तो एनर्जी लॉस कर रहा है और हायर टू लोअर मूव कर रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी इमिट करेगा, तो देखो इन दो शेल्स के एनर्जी का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन E2 में था, फॉर एग्जांपल E2 की एनर्जी हो गई 30 जूल्स। इलेक्ट्रॉन E2 से कहाँ मूव किया, E1 में। E1 की एनर्जी हो गई फॉर एग्जांपल 10 जूल्स। अच्छा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। E1 की एनर्जी 10 जूल नहीं होती, E2 की 30 जूल नहीं होती। ये हम सिर्फ एज एन एग्जांपल बात कर रहे हैं। कितनी एनर्जी होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव किया, फ्रॉम E2 टू E1। अब यहाँ पे एनर्जी इमिट हुई। कितनी एनर्जी इमिट होगी, जितना इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब कितनी एनर्जी इमिट हुई, डेल ई, डिफरेंस कितना एनर्जी का, E2 माइनस E1। जितना डिफरेंस इन दो ऑर्बिट्स की एनर्जी का है उतनी एनर्जी यहाँ से इमिट होगी। ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करेगा तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, जितना एनर्जी डिफरेंस उन दो ऑर्बिट्स का होगा। एल की एनर्जी को हमने कहा E2, के की एनर्जी को हमने कहा E1। तो E1 और E2 का जितना डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा जब वो L शेल से K शेल में मूव करेगा। E2 को हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि E2 की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है, तो E2 क्या होगा, ज़्यादा। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, E2 माइनस E1। अच्छा, अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हम पढ़ के आ चुके हैं कि E जो है एनर्जी ऑफ क्वांटा किसके बराबर होता है, h म्यू, फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के। तो इस चीज़ को हम इज इक्वल्स टू h फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरह से बनती है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमने वहाँ पे ड्राइव भी किया था, और म्यू किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एटम पे जो एनर्जी इमिट करेगा वो रेडिएशंस की फॉर्म में होंगी, और रेडिएशन पे हमने बात की है उसका स्मॉल यूनिट क्या होता है, क्वांटा। तो ये किसकी एनर्जी है, क्वांटा की ही एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम 1 मिनट रुकते हैं और जो हमने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स पे बात की थी उसको यहाँ पर देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है। बोहर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं कर रहा। वो कब एनर्जी इमिट करेगा, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट करेगा, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर में मूव करेगा, सिर्फ उस वक्त एटम से एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं कर रहे, यही वजह है कि इनका पाथ इस तरह से नहीं बन रहा। इनका पाथ कैसा है, सर्कुलर, स्पायरल फॉर्म में नहीं है, और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर कोलाइड भी नहीं कर रहा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब फर्स्ट डिफेक्ट हो गया। अब सेकंड इसने क्या कहा था कि होना क्या चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। बन क्या रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम। अब समझ आया क्यों लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था, क्योंकि कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं हो रही। अगर कंटिन्यू होती तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता। यहाँ पर सिर्फ कब हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में मूव कर रहा है। तो जब हायर से लोअर में मूव करेगा एनर्जी इमिट होगी, हमें बैंड मिल जाएगा, और जब नहीं करेगा तो हमें डार्कनेस मिलेगी। फिर जब ऐसा होगा हमें एक और बैंड मिल जाएगा, और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये 2 डिफेक्ट थे रदरफोर्ड के, जिसको बोहर ने करेक्ट किया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बोहर एटॉमिक थ्योरी का, इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। देखने में ये पॉइंट बहुत मुश्किल है, बट है ये बहुत ईजी। देखो इसने क्या कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। इस बात को ज़रा समझते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट
मूव कर रहा है, उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम है दो तरह का, ठीक है। हो क्या सकता है? एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऑब्जेक्ट एक लीनियर मैनर में मूव करे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, या फिर एक सर्कुलर पाथ हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो वो ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेगा, लीनियर मोशन करेगा, या फिर सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। मोमेंटम दोनों केस में होगा। मूवमेंट है बॉडी में, उसमें मोमेंटम होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है? कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, कोई सर्कुलर पाथ में, तो मोमेंटम के अलग नाम हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट लीनियर मूवमेंट कर रहा है, सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसमें जो मोमेंटम होगा वो कहलाएगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर क्यों कहला रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? नंबर 2 केस, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ। मोमेंटम तो इसमें भी होगा क्योंकि मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पर जो मोमेंटम है उसका दूसरा नाम होगा, मूवमेंट दूसरी हो गई ना, ठीक है, मूवमेंट दूसरी हो गई, मोमेंटम का दूसरा नाम हो जाएगा, क्या कहलाएगा? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, मोमेंटम कहलाएगा लीनियर मोमेंटम। बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मोमेंटम क्या कहलाएगा? एंगुलर मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा मोमेंटम होगा, लीनियर या फिर एंगुलर? तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरह से है? सर्कुलर ऑर्बिट में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट लीनियर पाथ में तो नहीं है ना, किस में है? सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr के, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? mvr। ये एक फॉर्मूला है जो कि हम फिज़िक्स में ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका ऑर्बिट, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का कोई मास होगा और इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, किसी स्पीड से मूव करेगा, और ये क्या है? उसका डिस्टेंस r, ठीक है। तो m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। v क्या है? जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। r क्या है? रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mvr। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? mvr, मास, वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट। अब इस पॉइंट को गौर से पढ़ो। इलेक्ट्रॉन मूव ओनली दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना हो? इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π के। h/2π कांस्टेंट वैल्यू है। मोमेंटम कितना होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है? मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय h/2π हो, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय h/2π हो, ठीक है, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय h/2π हो। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर हो सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है? कि इंटीजर से हमने उसे मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, अब एक चीज़ तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? इन नंबर्स की जगह पर एक वेरिएबल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? n लिख देते हैं। n क्या हो सकता है? कोई भी नंबर, 1, 2, 3, 4 ... कोई भी नंबर हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? इन सब नंबर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। क्या बन गया? nh/2π, ठीक है, nh/2π। और n डिनोट किसको कर रहा है? ये 1, 2 क्या है? कोई भी नंबर नहीं है। ये n क्या है? नंबर ऑफ शेल है। इस बात को भी समझ लो, ये ऐसे रैंडम कोई नंबर नहीं लिख दिया हमने। ये क्या है? नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट में है, n की वैल्यू क्या हो गई? 1। इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, n की वैल्यू क्या लिखोगे? 2। इलेक्ट्रॉन m शेल में है, थर्ड शेल में है, n की जगह पे क्या लिखोगे? 3।
तो ये n कोई भी नंबर हो सकता है, फर्स्ट शेल भी हो सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। और n डिनोट किसको कर रहा है? नंबर ऑफ शेल्स। कौन सा शेल है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इस बात को भी यहाँ पर समझ लो, ठीक है। अब पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सिर्फ उसी ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? mvr। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाए? कितना हो जाए? इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए h/2 पाई का। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब nh/2 पाई हो जाए। ये बात समझ आ गई? जो हमने पॉइंट लिखा है इसी को मैथमेटिकली हमने इस तरह से लिख दिया कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका? h/2 पाई का। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई। यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्पीड, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। r क्या है? रेडियस। रेडियस किसका? न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। कोई भी शेल हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट होगा, क्या रखोगे यहाँ पर n की जगह पर? 1। सेकंड शेल होगा, क्या रखोगे? 2। थर्ड शेल होगा, क्या रखोगे? 3। ठीक है। इसी तरह से k होगा 1, l होगा 2, m होगा 3। तो सवाल में कुछ भी आ सकता है, किसी तरह से भी आ सकता है कि h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 पाई हमारे पास, 2 एक नंबर है और पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। ठीक है। तो मेरी तरफ से यही कोशिश थी कि तमाम पॉइंट को, हर एक वर्ड को, हर एक बात को इजी वे में समझाया जाए, बताया जाए, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर किसी को कोई भी बात समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेडियस कैलकुलेट करेंगे एटम का, इंशाल्लाह। ओके।